स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का क्लास जो है आपका नंबर सिस्टम का होने वाला है। जी हाँ, नंबर सिस्टम जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ एराइज हो जाते हैं, फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो। ठीक है, ऐसे तो नंबर सिस्टम सभी एग्जामों में आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत ही खास हो जाता है। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सीटेट का जितना भी प्रिपरेशन होगा उस सभी का नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए ये नंबर सिस्टम का आपका पहला क्लास है, मतलब पार्ट 1 है। ठीक है, और ये क्लास आपका 19वां है। कहने का मतलब ये नंबर सिस्टम का 19वां क्लास नहीं है। ये जो मैथ का आपका जितने क्लासेस हुई हैं वो सभी का आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, आप वहां से जा करके वो सारे क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो 19वां क्लास है वो आपका क्या है, नंबर सिस्टम का है, जो कि पहला भाग आपका हो रहा है। इसके बाद की जो क्लासेस होंगी उसमें भी आपका नंबर सिस्टम का पहले मैं पूरा थ्योरी करवाऊंगी, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे भावी एग्जाम के लिए। ठीक है, और देखिए हम लोगों का टारगेट है कि अब की बार आपका 130 पार करने का मतलब इस तरीके से तैयारी करना है कि हम लोगों का नंबर जो है आपका नंबर 130 प्लस आए सीटेट में। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे जो है आपका कुछ दिनों के बाद मैं आप लोगों का सीडीपी भी स्टार्ट करने वाली हूँ। अभी तो मैथ चल रहा है, उसके बाद मैं सीडीपी करूँगी, फिर और सभी क्लासेस जो है आपका एक दिन में 2-3 वीडियो आप लोगों के पास जाएगा सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, चलिए अब देखिए आज पढ़ना है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति जिसको हम लोग कहते हैं, तो संख्या पद्धति आखिर होता क्या है। तो देखिए जिस पद्धति में हम लोग संख्याओं को लिखते हैं तो किस पद्धति में लिखते हैं ये भी दिमाग में आ रहा होगा, सवाल आ रहा होगा। तो देखिए जिस पद्धति में हम लोग संख्याओं को लिखते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, नंबर सिस्टम कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो अब सवाल है कि आखिर वो पद्धति कौन सी है। तो देखिए कौन सी पद्धति है। ऐसे तो संख्याएं लिखने के लिए बहुत सारी प्रणालियां हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं। ठीक है, जिसमें से यहाँ 3 पद्धति मैंने लिखा है। ठीक है, पहला है डेसिमल सिस्टम मतलब दशमलव प्रणाली, दूसरा रोमन सिस्टम रोमन प्रणाली, बाइनरी सिस्टम द्विधारी प्रणाली। बाइनरी सिस्टम में जो कि आप 0 और 1 करके ही सिर्फ आप यूज करते हैं, इसी दोनों डिजिट का आपका यूज होता है। ठीक है, रोमन सिस्टम में जैसे हम लोग 1 ऐसे लिखते हैं, 2 ऐसे लिखते हैं कि नहीं, 4 ऐसे लिखते हैं, फिर 5 ऐसे लिखते हैं, 6 ऐसे लिखते हैं। तो ये सब रोमन सिस्टम में आता है। और डेसिमल सिस्टम जो हम लोग जितनी संख्याएं लिखते हैं वो सभी के सभी आपका क्या आता है, जैसे मान लिए 422 लिख दिए, 0.5 लिख दिए, सभी किस में आएगा आपका, डेसिमल सिस्टम में आएगा। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल सिस्टम में क्या क्या है, रोमन सिस्टम में क्या है, बाइनरी सिस्टम में क्या है। ठीक है, और 3 सिस्टम में लिखे हैं, ऐसे इसके बहुतों होते हैं सिस्टम। ठीक है, दशमलव सिस्टम को हम लोग बेस 10 भी बोलते हैं, दशमलव सिस्टम को क्या बोलते हैं, बेस 10 बोलते हैं। इसको ऑक्टा सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिस्टम के नाम से जानते हैं, लेकिन हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, सीटेट में जो है आपका ये तीनों सिस्टमों से सवाल आते हैं, इसलिए ये तीनों सिस्टम आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो डेसिमल सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका डेसिमल सिस्टम। अब डेसिमल सिस्टम में हम लोग कितने डिजिट का यूज करते हैं, तो देखिए डिजिट कितने होते हैं, डिजिट आपके 10 होते हैं। कौन कौन, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, इन्हीं 10 डिजिट से आप दुनिया भर की कोई भी संख्याएं आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका क्या रहा, डिजिट रहा। ये डिजिट की संख्या कितनी, 10 डिजिट है आपके। ठीक है, अब इन्हीं सभी डिजिट से मिला के मैंने मान लिया कि 6, 7, 8 678 मैंने लिख दिया। अब आप कहेंगे कि क्या इसे क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, संख्या बोलते हैं कि नहीं। आपका दिमाग में आ रहा होगा क्या नंबर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल पूछा जाता है। क्या इससे आपको पूछ देगा, इससे आपको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर 678 लिखे हैं तो इसमें आपको 2 तरीके से सवाल पूछेगा। क्या, तो एक आपका बोल देगा पैलेस वैल्यू फाइंड कीजिए, और दूसरा आपका
फेस वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है, किसी भी नंबर से हमें दो सवाल पूछ सकते हैं, पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू। क्वेश्चन पूछने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन यहाँ से आपको पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि पैलेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, और इससे आपका एक नंबर क्वेश्चन जो है आप फिक्स कर लीजिए। ठीक है, फिक्स है आपका सीटेड में, इसलिए ध्यान से देखना है। चलिए, पैलेस वैल्यू जैसे 6, 7, 8 है। अब इसमें पैलेस वैल्यू निकालना है 8 का, 7 का, 6 का। तो हम क्या करेंगे, 8 का पैलेस वैल्यू हुआ 8 लिख देंगे, 7 का पैलेस निकालना है 7 और 0 लिख देंगे, 6 का पैलेस वैल्यू निकालना है 6 पर 2 0 लिख देंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा लिख क्यों दिए, तो देखिए बताते हैं। पैलेस वैल्यू लिखने का मतलब, पैलेस मतलब क्या होता है, स्थानीय मान। स्थान मतलब जगह, पोजीशन। तो यहाँ अंकों का जो पोजीशन होता है, अंकों का जो जगह होता है, तो देखिए 8 जो है आपका किस जगह पे है, इकाई का स्थान पे वंश है। ये वंश, ये टेंस, ये 100। ठीक है, और संख्याएं अगर बढ़ेंगी तो फिर हम लोग कितने में जाएंगे, 1000, 10,000, इस तरीके से बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो जब संख्या ये इकाई पर है तो इकाई में कितने से गुना करते हैं हम लोग, 1 से, और दहाई में कितने से गुना करते हैं, 10 से, और सैकड़ा में कितने से गुना करते हैं, 100 से। करते हैं कि नहीं। तो देखिए 8 का आपका पैलेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 7 का पैलेस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 7, 10 से गुना करेंगे तो 70, और यहाँ पे 6 का पैलेस वैल्यू क्या होगा, 6 लिखेंगे 2 0 मतलब 600 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। और इससे भी ज़्यादा आसान से इसको कैसे कर सकते हैं, तो देखिए बच्चा वाले मेथड की तरह क्या करेंगे, अगर 6 का आपको पैलेस वैल्यू निकालना है, 6 लिख दीजिए। राइट साइड में जितने आपके डिजिट दिए हुए हैं उतना आप यहाँ लड्डू बैठा दीजिए। लड्डू करने का मतलब है 0 बैठा दीजिए। क्लियर है। उसी तरह आप 7 का अगर निकालना है, 7 लिखेंगे, और 7 के आगे कितने डिजिट है, 1 है कि नहीं, तो 1 आप लिख दीजिए 0। ठीक है, 8 लिखेंगे, 8 के आगे कोई डिजिट है, नहीं है, तो नहीं लिखेंगे कुछ, तो ये 8 का 8 रह जाएगा। समझ में आया ये चीज है। चलिए एक और सवाल इस पे लिखते हैं, फाइंड पैलेस वैल्यू ऑफ 4 in 7 6 8 4 6 2 1। ठीक है, अब हमें जो है एक सवाल दिया गया है जिसमें फाइंड पैलेस वैल्यू ऑफ 4 इन नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें 4 का पैलेस वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, 4 लिख दीजिए, और 4 के आगे कितने डिजिट है, तो आप काउंट कर लेंगे 1 2 3, 3 डिजिट है कि नहीं, तो यहाँ 4 के आगे क्या करेंगे, 3 डिजिट बैठा दीजिए। यही हो गया उसका पैलेस वैल्यू। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू अंकीय मान या जातीय मान। ठीक है, अब देखिए फेस क्या होता है, चेहरा। जैसा मैं दिख रही हूँ वैसा ही क्या है, आज भी देख रही हूँ, कल भी दिखूंगी, परसों भी उसी तरह से दिखूंगी। तो इसका मतलब है कि फेस इंसान का क्या होता है, कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, तो फेस वैल्यू निकालने के लिए जैसे मान लिए 6 7 8 अगर कोई नंबर ले लिए, अब आपसे आपको पूछ दिया कि 8 का फेस वैल्यू क्या है, 7 का फेस वैल्यू क्या है, 6 का फेस वैल्यू क्या है, तो देखिए चेहरा कभी नहीं बदलता। तो उसी तरह आपका अंकीय मान और जातीय मान जिसका पूछ ले, जिस संख्या का पूछ ले, जिस अंक का पूछ ले, वो वही रहता है। तो 8 का अंकीय मान क्या होगा, 8 होगा। 7 का अंकीय मान क्या होगा, 7 होगा। 6 का अंकीय मान क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है। चलिए अब एक चीज ये दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू में, वो देखते हैं। जैसे 6 7 8, अब इसका जब पैलेस वैल्यू निकाल रहे थे तो ये 8 था। 7 का पैलेस वैल्यू 70 था, और 6 का पैलेस वैल्यू 600 था। ठीक है, ये पैलेस वैल्यू। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये 8 और ये 8। कहने का मतलब अगर संख्या सेम हो और उसमें यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक का आपका पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का मान क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इकाई स्थान पर पैलेस वैल्यू और
फेस वैल्यू का मान समान होता है, समान होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिमाग में रखना होगा कि पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू के इकाई स्थान पर जो है दोनों का वैल्यू क्या होता है, समान होता है, पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। क्लियर है? चलिए अब इसमें सवाल कैसे आते हैं। सवाल आपका ऐसे, जैसे एक सवाल लेते हैं कि संख्या 7468 में 4 के स्थानीय मान और 6 के जातीय मान का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए संख्या आपका दिया हुआ है, संख्या दिया है 7468। ठीक है, इसमें आपके 4 के पैलेस वैल्यू और 6 के आपका फेस वैल्यू दोनों का सम पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए 4 का पैलेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 लिख दीजिए और राइट साइड में कितने डिजिट है, 2 है तो 2 जीरो रख देंगे। ठीक है, अब 6 के आपका क्या पूछा है, जातीय मान मतलब अंकीय मान पूछा है, फेस वैल्यू जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जातीय मान के लिए क्या हो जाएगा, 6 का 6 ही हो जाएगा। अब यहाँ आपको सम निकालना है, सम के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि नहीं, जोड़ दीजिए इसको। अब ये कितना हो जाएगा, 406 हो जाएगा और यही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे आपका सम भी पूछ सकता है, डिफरेंस भी पूछ सकता है और प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, तीनों में से कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, तो मेन इसमें फंडा क्या है कि आपको पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने आना चाहिए। अगर वो चीजें निकालने आ रही है तो ये आपका सम, डिफरेंस और प्रोडक्ट आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डेसिमल सिस्टम को हम लोग यहाँ पे लिए हैं। अब डेसिमल सिस्टम को बांट दिए, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं, इसे आवर्ती दस हम लोग कहते हैं। ठीक है, और इसे अनावर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेट करने का मतलब है समाप्त करना, समाप्त करना। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसे टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, जिसे हटा नहीं सकते हैं, समाप्त न हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग भी बोलते हैं। अब देखिए टर्मिनेटिंग में क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आएगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो इसमें जो है टर्मिनेटिंग में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल 0.5, 0.34 या फिर इसको हम लोग 0.2222 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये बहुत बार इनफाइनाइट तक लिखा गया है, तो इसको क्या टर्मिनेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसे क्या करेंगे, 0.2 का भी हम लोग ऐसे लिखते हैं, या फिर इसको सीधा सीधा ऐसे भी समझिए। ठीक है, अगर 0.2 पे रेकरिंग लगा हुआ है, 0.23 पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो इसे भी हम लोग किस में रखेंगे, टर्मिनेटिंग में, रेकरिंग डेसिमल में रखेंगे। अब रेकरिंग डेसिमल में तो है, अब टर्मिनेटिंग भी कंफ्यूज हो रहा होगा बहुत कोई। तो देखिए टर्मिनेट कर सकते हैं क्या इसे, तो आप कहेंगे हाँ एकदम कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका 2 पर रेकरिंग है तो 2 लिखते हैं, और ये 1 डिजिट पर रेकरिंग है मतलब बार लगा हुआ है, तो बार को हम लोग हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 9 लिखते हैं कि नहीं। अब ये जो हम लोग लिखे हैं इसे हम लोग P बोल सकते हैं, इसे हम लोग Q बोल सकते हैं। ठीक है, तो P/Q को के रूप में जब भी हम लिखते हैं तो इसे हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, तो परिमेय संख्या बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो इसलिए देखिए जितने भी आपका
टर्मिनेटिंग डिसिमल है वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ से आप लोग उसको प्रूफ कर लिए कि जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर है वो सभी को आप क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। अब रेशनल नंबर में एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे 2/3 है, 5/6 है, या फिर 22/7 भी आप ले सकते हैं। ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। 22/7 तो एकदम दिमाग में रखना ही है, क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन रेकरिंग भी इसको बोल सकते हैं, अनावर्ती दशमलव, जैसे 0.23456 इस 8 इसको बढ़ाते चले गए। अब कहाँ तक लिखा हुआ है कोई उसका ये नहीं है, ठीक है। अब आपको बोल दिया गया कि इसको टर्मिनेट करके बताइए, तो क्या इसको टर्मिनेट कर सकते हैं हम लोग, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो नहीं लिख सकते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग को ही हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब इरेशनल में एग्जांपल ले लीजिए, आपका पाई हो जाएगा, रूट वाली सारी संख्याएं आ जाएगी आपका इरेशनल में, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, इरेशनल, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं और सारी इसका डेफिनेशन सब। देखिए यहाँ पे आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों यहाँ पे दिया हुआ है। कहने का मतलब है रेशनल नंबर किसको कहेंगे, द कैन बी रिटेन एज P/Q वेयर Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं और वहाँ पे जो है Q इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रेशनल नंबर है, क्रमीय संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे हम लोग P/Q के रूप में हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है। तो रेशनल नंबर के लिए आपका एग्जांपल क्या सब था, तो 22/7 तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 5/6 हो जाएगा, 2/7 रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इरेशनल नंबर, तो इसमें आप क्या रखेंगे, इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे पहले भी बताया, पाई आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। फिर आपका रूट वाली जो संख्याएं हैं वो सभी के सभी आपका क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि पाई का ही तो वैल्यू होता है 22/7, तो 22/7 आपका रेशनल नंबर और पाई आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ऐसा कैसे। तो देखिए जो पाई का वैल्यू है 22/7 वो एक्यूरेट नहीं है, पूरा का पूरा बराबर नहीं है, ये हम लोग क्या किए हैं, मान लिए हैं लगभग में 22/7, ठीक है। इसलिए ये आपका रेशनल हो जाता है और पाई क्या हो जाता है, इरेशनल होता है। अब देखिए रेशनल और इरेशनल से आपके एग्जाम में एक सवाल पूछते हैं, कैसे पूछते हैं वो देखिए, आपसे पूछ देगा ऐसे, इसको कर देते हैं, दो कोई संख्या है, दो संख्या x और y, ठीक है। दो संख्या ले लिए, कौन कौन, x और y, और आपसे पूछ लेगा कि फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, ठीक है। x और y के बीच जो है आपके रेशनल नंबर पूछ लिए जाएंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए जनरली जो रेशनल नंबर आपका आएगा, ठीक, तो उसके लिए आप x के प्लस y डिवाइडेड बाय k प्लस 1 फॉर्मूला लगता है, ठीक, जिसमें k बराबर 1 2 3 4 ये सब आप रख सकते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी आप k के जगह पे रख सकते हैं। तो अगर 1 अगर रख दिया जाए k के जगह, हमने लिया k का मान कितना 1, ठीक है, तो 1 रखेंगे तो ये क्या होगा x प्लस y, और यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो डिवाइडेड बाई 2। अगर आपसे पूछ दिया जाए
कि एक्स और वाई के बीच रेशनल नंबर निकालिए, तो ज़्यादातर आपका यही पूछा जाता है, पहला ही पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका दो संख्याओं के बीच के आपके रेशनल नंबर निकल जाएंगे। अगर दूसरी निकालनी है तो के जगह क्या रखेंगे, फिर 2 रख के निकालेंगे। क्लियर है? चलिए, अब वही चीज़ है, अब यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए पूछ देगा कि फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन x एंड y। यहाँ पर भी सपोज कर लिए कि x और y क्या है, दो संख्याएं हैं। अब आपको इन दोनों के बीच क्या है, इरेशनल नंबर निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, रूट अंडर x इंटू वाई, दोनों को रूट में कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 2 और 3, दो कोई संख्याएं हैं 2 और 3, और इसका आपको क्या करना है, इरेशनल नंबर आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, रूट अंडर 2 गुना 3, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रूट 6 हो जाएगा। जो भी रूट में जो संख्याएं आती है उसे हम लोग क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो दो संख्याओं के बीच अगर अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, रूट अंडर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे। क्लियर है ये सारी चीजें? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और संख्याएं हैं जिसका क्लासिफिकेशन हमें करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए हमने लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र का मतलब होता है जिसमें सभी क्या है, मिला हुआ है। ठीक है, अब क्या क्या मिला हुआ है, हमें कैसे कैसे छांट के इसको पढ़ने हैं, वो सारी चीजें। तो देखिए सम्मिश्र संख्या को मैंने एक छांटा रियल नंबर, और दूसरा इसका पार्ट कर दिया मैंने इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर में आपका माइनस इनफाइनाइट से आप -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये आपका कहाँ चला जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, रियल नंबर में हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, तो देखिए इमेजिनरी नंबर जो होता है, इसका जो होता है आई से हम लोग डिनोट करते हैं। आई जो होता है, आयोटा एक वैज्ञानिक थे, आयोटा, जिन्होंने इमेजिनरी नंबर को दिया था। ठीक है, आयोटा। इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है कि आई का पावर 2 तो -1 होता है इसका वैल्यू। अगर आई हमने निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इधर पावर करेंगे तो √-1। ये होता है आपका इमेजिनरी नंबर, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसे भी क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी एग्जाम में आता भी है तो ये ही पूछता है आपका कि आई का पावर 2 है तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है, और आई का वैल्यू क्या होता है, √(-1) होता है। अब देखिए, अब रूट में अगर 4 लिखा होगा तो आप आसानी से इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, लेकिन यही √-4 लिखा रहेगा तो आप इसका जवाब नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़ने हैं, आपके सीटेट में तो पूछने वाला नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, तो इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बाद बाकी पढ़ेंगे कौन सी संख्या है, तो सभी के सभी हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। अब रियल नंबर में भी इसका बंटवारा करना है। ठीक है, तो देखिए रियल नंबर को 2 पार्टों में रखे हैं, 2 पार्ट में बांट दिए। वास्तविक संख्या को कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। क्यों बांटे, तो देखिए इसमें निगेटिव से भी था, पॉजिटिव सब भी था, तो इसलिए आपका रियल नंबर 2 पार्ट में बट गया, एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर और ये रहा निगेटिव इंटीजर। तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, तो 1, 2, 3, 4, फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ये सभी का सभी इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब निगेटिव इंटीजर में क्या आएगा, तो एग्जांपल से समझते हैं। इसमें आपका हो जाएगा माइनस से माइनस इनफाइनाइट से आपका -3, -2, -1, ये सभी आएंगे। ठीक है, निगेटिव इंटीजर में। अब आप कहेंगे ना 0 इसमें लिखे हैं ना 0 इसमें लिखे हैं, तो देखिए 0 को हम लोग अलग से पढ़ते हैं, 0 को हम लोग न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, और 0 का जो खोज है किसने किया था, तो आर्यभट्ट किए थे, आर्यभट्ट।
ठीक है। और आर्यभट्ट कहाँ के थे, तो इंडिया के थे। और इंडिया में भी कहाँ के थे, तो हमारे यहाँ के थे, बिहार के थे। और बिहार में भी कहाँ के थे, तो पटना के थे। ठीक है, तो ये जीरो का जो है ये किसने आविष्कार किया था, तो ये आर्यभट्ट ने किया था। अब देखिए हमें ये इसमें आप पॉजिटिव इंटीजर्स में जो है आपका 1 से इनफाइनाइट तक जो संख्याएं दी गई है, इसी में हम लोगों को पढ़ना है इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर आपका कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सारे के सारे हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो उन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसका क्लासिफिकेशन और पढ़ेंगे, और वो क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद कैसे कैसे क्वेश्चन आपके सीटेट में जो है बनते हैं नंबर सिस्टम से, वो करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।